Hello friends, this is Pratibha Dwivedi. I am working as assistant professor in Biyani group of colleges. Today I am going to discuss about cell division on behalf of gurukpo.com. Now at first cell division का मतलब होता है कि सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. सेल डिवाइड इसलिए होती है क्योंकि ताकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकें. सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस. जो माइटोसिस होता है वो ऑटोसोमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि नॉर्मली सेल्स डिवाइड होती हैं क्योंकि जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ डीएनए सेम रहे, इसलिए माइटोसिस होता है. जबकि मियोसिस जो होता है वो जर्म लेयर्स की सेल्स में होता है क्योंकि जो गैमेट्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम आधे होने चाहिए ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम के नंबर्स को वापस से पेरेंट सेल्स के अकॉर्डिंगली अचीव किया जा सके. माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर तो डॉटर सेल्स में सेम रहता है, लेकिन डीएनए डबल हो जाता है क्योंकि एस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसाइज होता है. जबकि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ डीएनए हाफ रहता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मियोसिस में डीएनए सिंथेसिस एस फेज एक बार ही होती है, डीएनए सिंथेसाइज एक बार होता है, लेकिन सेल डिवाइड दो बार हो जाती है. तो डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए जो है नंबर ऑफ डीएनए वो आधे हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लीजिए 4 हैं, 2 हैं, सिंथेसाइज हुए, ये नंबर ऑफ डीएनए 2 हो गए एस फेज के अंदर, 2 हो गए. पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, सेल एक बार डिवाइड करेगी जिसमें क्रोमोसोम की संख्या इसके अंदर एक एक चला जाएगा, इसके अंदर अब ये फर्दर डिवीज़न होगा दूसरी बार, तो इसमें एक क्रोमोसोम रह जाएगा, इसमें एक क्रोमोसोम, ऐसे ही इसमें भी एक क्रोमोसोम और इसमें भी एक क्रोमोसोम. इस प्रकार एक सेल जिसमें डीएनए सिंथेसिस तो एक बार हुआ है लेकिन सेल डिवाइड 2 बार हो चुकी है, इस कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आधे रह जाते हैं. जबकि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहते हैं लेकिन डीएनए डबल हो जाता है क्योंकि हर एस फेज में एक बार एस फेज आती है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद सेल एम फेज में एंटर करती है और जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में एंटर होकर साइटोकाइनेसिस में एंटर होती है एंड देन सेल डिवाइड सिर्फ एक बार हो रही है. यानी डीएनए सिंथेसिस भी एक बार हो रहा है और सेल डिवाइड भी एक बार हो रही है. जबकि मियोसिस में डीएनए सिंथेसिस तो एक बार हो रहा है लेकिन सेल 2 बार डिवाइड हो जाती है, जिस कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आधे ही रह जाते हैं. नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोसिस. माइटोसिस जहाँ डॉटर सेल्स भी में क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए नंबर सेम होते हैं एज पेरेंट सेल. फॉर एग्जाम्पल एक 2n पेरेंट सेल है, यानी कि डिप्लॉयड पेरेंट सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर पेयर्स में है. अब इसमें सबसे पहले सेल एंटर होगी इंटरफेज के अंदर. इंटरफेज को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं. एक होता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. अगर सेल को आगे डिवाइड करना है तो सेल साइकिल में एंटर होते ही सेल G1 फेज में एंटर करते हैं, जहां सेल में डीएनए को क्योंकि डीएनए एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन, जो आरएनए, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो G1 फेज में बनना स्टार्ट हो जाती हैं. जीवन के अंदर एटीपी वगैरह भी सिंथेसाइज होता है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सेल को. तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए एटीपी की पूर्ति के लिए भी G1 फेज में एटीपी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो ही जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड जो होती है वो पेरेंट से आती है और नई स्ट्रैंड जो होती है वो न्यूली सिंथेसाइज होती है. G2 फेज के अंदर क्या होता है, सेल अब M फेज में एंटर करना है क्योंकि अगर एक बार सेल ने एस फेज में एंटर कर लिया है यानी कि डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, तब सेल M फेज में एंटर करेगी ही करेगी. तब सेल G0 फेज में नहीं जा सकती, G0 फेज में नहीं जा सकती क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन हो चुका है. डीएनए डुप्लीकेशन से पहले तक का टाइम होता है जब सेल G0 फेज में जा सकती है और G0 फेज में जाने के बाद सेल फंक्शनली डिटरमाइन हो जाती है, यानी कि डिफ्रेंशिएट हो जाती है. और ये प्रोसीजर जो G0 से वापस G1 में आने की प्रोसीजर होती है उसे कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन.
G2 में G2 में क्या होता है, सेल के अंदर को अब M फेज में एंटर करना है, यानी कि अब सेल डिवाइड होने की DNA सिंथेसाइज हो गया, उसके बाद सेल को डिवीजन करना है। तो डिवीजन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी प्रोटीन्स, ATPs, RNAs, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उनका फॉर्मेशन G2 फेज में स्टार्ट हो जाता है। फिर सेल एंटर करती है M फेज में, और M फेज को हम डिवाइड करते हैं दो फेज के अंदर, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी हम फर्दर डिवीजन करते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड लास्ट इज टीलोफेज। यस, सबसे पहले जब सेल M फेज में एंटर करेगी तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि प्रोफेज में एंटर करेगी। प्रोफेज में क्या होता है, क्योंकि सेल कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जहाँ कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में क्योंकि न्यूक्लियस का हो रहा है तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस में चेंजेस होंगे। सबसे पहले क्या होगा, एनिमल सेल्स के अंदर हमारे सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं हमारे एनिमल सेल्स के अंदर। सबसे पहले सेंट्रोसोम जो होंगे वो रेप्लिकेट होंगे, दोनों रेप्लिकेट दो सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंट्रियोल्स हैं जो डॉटर सेंट्रियोल्स हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, पोलैरिटी प्रदान करते हैं मदर सेल को। पोलैरिटी का मतलब होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। पोलैरिटी का मीन्स होता है कि अब क्रोमोसोम को किस अकॉर्डिंगली अरेंज होना है, उस अरेंजमेंट को जो एस्टेब्लिश करने का काम होता है इन सेंट्रियोल्स के डायरेक्शन से होता है। एक पोल पे एक सेंट्रियोल रहेगा, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल की ओर मूव करने लगता है प्रोफेज के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेज के लास्ट स्टेज में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम डिसअपियर हो जाती है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी रेप्लिकेट, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो भी आके बीच में अरेंज होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि सेंट्रियोल्स जो दोनों पोल पे आ गए हैं उनसे फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। इन स्पिंडल फाइबर्स को तीन टाइप के होते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं। एक होता है काइनेटोकोर, फर्स्ट है काइनेटोकोर फाइबर्स, जो कि डायरेक्टली क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं और सेंट्रोमियर्स को खींचने का काम करते हैं। दूसरा है एस्ट्रल क्रोमोसोम, और तीसरे होते हैं एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स, एंड थर्ड स्पिंडल फाइबर्स आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि साइटोस्केलेटन में पढ़ ही चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फा बीटा डाइमर्स के बने होते हैं, जिनके रिपीटेशन पॉलीमराइजेशन से ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर एक एमटीओसी सेंटर पाया जाता है। इसकी जगह पर प्लांट सेल्स में एमटीओसी पाया जाते हैं, और यही एमटीओसी यानी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यही एमटीओसी These MTOC are responsible for the polarity in plant cells. प्लांट सेल्स में यही MTOC पोलैरिटी प्रोवाइड कराते हैं और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होते हैं। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, लास्ट तक जाते जाते क्रोमोसोम जो होंगे, क्रोमेटीन जो होंगे वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे और क्रोमोसोम फॉर्मेशन में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, एक हार्ड डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, डीएनए का ही। क्रोमेटीन ने कंडेंस होना स्टार्ट किया, सेंट्रोसोम डिवाइड होकर दो सेंट्रियोल्स, डॉटर सेंट्रियोल्स बनाए, दोनों दूसरे पोलैरिटी प्रोवाइड कराएंगे। प्लांट सेल्स में एमटीओसी होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, काइनेटोकोर्स,
पोलर एंड एस्ट्रल। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, जैसे ये डीएनए है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, ये बीच में मान लीजिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम आ गए, ये क्रोमोसोम जब शुरुआत में प्रोफेज के टाइम में ये बीच में सारे एस्टेब्लिश नहीं होते कि बीच में आके अरेंज हो गए, ये अभी बीच पूरे सेल के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, बनना स्टार्ट करेंगे। जो काइनेटोकोर क्रोमोसोम होंगे वो डायरेक्टली सेंट्रोमियर से अटैच्ड होंगे, जबकि जो पोलर क्रोमोसोम होंगे वो पोलर क्रोमोसोम बनेंगे लेकिन किसी से अटैच नहीं रहते हैं, बीच में क्रोमोसोम से अटैच नहीं रहते। और एस्ट्रल क्रोमोसोम जो ये तारे लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एस्ट्रल क्रोमोसोम स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रियोल्स पे, ये पोलैरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसमें स्पिंडल फाइबर्स क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम जानते थे एक तो पॉलीमराइजेशन साइट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लस एंड, और दूसरा होता है डीपॉलीमराइजेशन साइट जिसे हम बोलते हैं माइनस एंड। यहाँ पर जो ये प्लस एंड है, यानी कि जहाँ से पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो तो है इनका हेड, यहाँ पे तो है प्लस एंड, जबकि ये जो सेंटर है जो इसका सेंट्रियोल से या एमटीओसी है, ये है माइनस एंड, यानी कि यहाँ से डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये बाइंड होते हैं सेंट्रोमियर्स से, और सब सेंट्रोमियर्स को बीच में लाने का, सेल के एकदम बीच में अरेंज करने का काम करते हैं। इतना काम प्रोफेज में होता है। लेकिन मेटाफेज, जब मेटाफेज आते आते तक सारे क्रोमोसोम जो होते हैं एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो जो कि कंडेंस हो चुके हैं प्रोफेज में, वो आकर बीच में मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस, यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। ऐसे, सॉरी, ये वाले जो हैं रेड वाले, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, एंड ये ब्लू वाले जो बन रहे हैं ये पोलर स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो कि पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि डीएनए को, सेल को समझ में आए कि उसे कहाँ से डिवाइड होना है। ये पोलैरिटी प्रोवाइड करने का काम पोलर स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। डीएनए जो कि बीच में, क्रोमोसोम जो कि बीच में एकदम सेल के मिड में आके सेंटर में आके अरेंज हो गए हैं, इस सेंटर को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं, और इस समय क्रोमोसोम की स्टडी सेल के अंदर करने में बहुत ही इजी होती है। अगर हम इस समय सेल्स को कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट दे दें तो सेल इसी स्टेज में आके ब्लॉक हो जाएगी और हम इजीली मेटाफेज प्लेट की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्योंकि ये माइनस एंड है और ये प्लस एंड थे जो इनका हेड था, या जहाँ से ये जुड़े हुए हैं वहाँ से सेल्स डीपॉलीमराइज, पीछे से माइनस एंड से सेल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं डीपॉलीमराइज हो जाते हैं, होना स्टार्ट करते हैं, जिससे इस डीपॉलीमराइजेशन के कारण इस क्रोमोसोम के ऊपर खिंचाव स्टार्ट होता है। खिंचाव स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आधे क्रोमोसोम तो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं और आधे इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। खिंचाव स्टार्ट हुआ क्रोमोसोम के ऊपर, जिसके कारण क्रोमोसोम, जो आधे क्रोमोसोम थे वो तो एक तो साइड में चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम एक साइड में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोसोम, यहाँ पे ये दो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड है, और यहाँ से ये काइनेटोकोर एंड पोलर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। अब इनके अंदर क्योंकि माइनस एंड है तो ये यहाँ से खींचेगा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी और पोलर स्पिंडल फाइबर्स भी खिंचाव प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण, उस खिंचाव के कारण ये क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड बीच में जुड़े हुए थे वहाँ से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये एनाफेज में यहाँ
ये एक साइड में चला जाता है एक सिस्टर क्रोमेटिड, और दूसरा वाला दूसरे साइड में चला जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेशन हो गया क्रोमेटिड्स का, और दोनों अलग अलग साइड में चलना स्टार्ट कर देते हैं। टीलोफेज होने तक क्या होता है, दोनों टीलोफेज तक, एनाफेज में तो जाना स्टार्ट करते हैं दोनों दूसरे पोल में, टीलोफेज तक ये दोनों ही क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक पोल पे और ये दूसरे पोल पे आके अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो होंगे, जो ये अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड बने हैं, ये दूसरे फेज में आके टीलोफेज तक आते आते दोनों अलग अलग पोल पे आके अरेंज हो जाएंगे, और वापस से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, और सेल डिवाइड करना, सेल न्यूक्लियस ये हो गया आपका, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई, आपका क्रोमोसोम सेपरेशन हो गया है, डिक्रोमेटिड सेपरेशन हो चुका है। इसके बाद ये टीलोफेज में एंटर हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के लिए लाइपोप्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज हो चुके हैं आपके। इसके बाद क्या होता है, ये हो गया आपका पूरा कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब सेल्स क्या होती हैं, ये अब एंटर करेंगे साइटोकाइनेसिस में। कई बार सेल्स बिना साइटोकाइनेसिस में एंटर करते ही दूसरे सेल डिवीजन में भी प्रोसेस में एंटर हो जाती हैं, और इस स्टेज को अगर सेल एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं। जैसे ही सेल अब अगर साइटोकाइनेसिस में एंटर करती है, साइटोकाइनेसिस में एंटर करने का भी, साइटोकाइनेसिस भी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में अलग अलग टाइप का होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना। प्लांट सेल्स में क्या होता है, बीच में एक प्लेट जनरेशन स्टार्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन्स की, सेलुलोज आके इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेट जनरेशन स्टार्ट होता है बीच में, सेल के एकदम बीच में, और ये प्लेट धीरे धीरे बढ़ती जाती है और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये प्रोसीजर होती है प्लांट सेल के अंदर। बीच के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेलुलोज, प्रोटीन्स वगैरह आके इकट्ठा होने लगते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये प्लेट बढ़ती जाती है जो कि सेपरेशन करती है साइटोप्लाज्म को दो अलग अलग डॉटर सेल्स के अंदर। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो सेंट्रोल्स थे जिन्होंने पोलैरिटी प्रोवाइड करी थी, उन सेंट्रियोल्स की दोनों अलग अलग पोल पे जाने के कारण सेल को पता चल जाता है कि उसे कहाँ से अंदर डिवाइड करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अंदर घुसना स्टार्ट कर देती है, यानी फरो लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये फरो जो ये अंदर घुसना स्टार्ट हुआ है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, दोनों ओर से सेल अंदर की ओर बढ़ती जाती है और सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये एनिमल सेल्स में होता है। तो इसका मतलब कि एनिमल सेल्स में तो मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसना स्टार्ट करती है और सेल डिवाइड हो रही है, जबकि प्लांट सेल्स में अंदर से बाहर की ओर डिवीज़न स्टार्ट होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू guruKPO.com।